दोस्तों, क्या हो अगर आप जिस प्लेन में सफ़र कर रहे हो और वो प्लेन क्रैश हो जाए एक ऐसे पहाड़ के बीचों बीच जहाँ बर्फ़ के अलावा और कुछ ना हो। ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। कुछ ऐसे लोग जो 72 दिनों तक उसी पहाड़ की चोटी पर फंसे रहे और अपनी जान बचाने के लिए अपने ही साथियों की डेड बॉडी को खाने पर मजबूर हो गए। पर आखिर में इन लोगों के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्हें कोई उम्मीद तक नहीं थी। ये कहानी है 13 अक्टूबर 1972 की, जब एक रग्बी टीम अपने फाइनल मैच के लिए चिले जा रही थी। ये सभी काफ़ी एक्साइटेड थे क्योंकि इनमें से कुछ लोग तो पहली बार ही अपने देश से बाहर जा रहे थे। कुछ प्लेयर्स के फैमिली मेम्बर्स भी उनके साथ उन्हें सपोर्ट करने जा रहे थे। कुछ ही देर बाद प्लेन ने टेक ऑफ किया। ये प्लेन एंडेस माउंटेन से होकर चिले की तरफ बढ़ रहा था। प्लेन अपनी मंजिल की ओर जा ही रहा था, तभी अचानक प्लेन में वाइब्रेशन फील हुआ। अंदर बैठे एक पैसेंजर ने बताया कि जब कोई प्लेन पहाड़ों के ऊपर गुजरता है तो तेज़ हवा की वजह से प्लेन में टर्बुलेंस होता है। लेकिन जैसे जैसे ये प्लेन आगे बढ़ रहा था, प्लेन में टर्बुलेंस और ज़्यादा बढ़ने लगा और कुछ ही देर में अंदर मौजूद सारा सामान इधर उधर बिखरने लगा। पायलट्स इस प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, ये प्लेन एक पहाड़ से टकरा गया और दो हिस्सों में अलग हो गया। एक खिलाड़ी तो इसके पिछले हिस्से के साथ ही बाहर उड़ गया और प्लेन का अगला हिस्सा एक बड़ी सी चट्टान से जा टकराया। ये टकराव इतना तेज़ था कि सभी सीट्स एक के ऊपर एक आ गई और जो लोग सीट के बीच में थे वहीं कुचल कर मारे गए। इस दुर्घटना में जो लोग बचे उन्होंने खुद को संभाला और बाकी लोगों की मदद करने लगे। इस क्रैश में दोनों पायलट्स भी मारे गए। इस प्लेन में कुल 45 लोग ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन हादसे की वजह से 18 लोग वहीं मारे गए। इस प्लेन ने जब टेक ऑफ किया था उस समय शाम का समय था, इसलिए थोड़ी ही देर में रात हो गई। रात होने पर बाहर का टेम्परेचर तेज़ी से गिरने लगा। ठंड से बचने के लिए सभी लोग एक दूसरे से लिपट कर बैठ गए और मरने वालों की बॉडी को यूज़ करके उन्होंने प्लेन के सारे होल्स को ब्लॉक कर दिया ताकि बाहर की ठंडी हवा अंदर ना आ सके। सभी की हालत काफ़ी ख़राब थी और ये लोग काफ़ी गहरे सदमे में थे। जैसे तैसे इन लोगों ने रात गुजारी और अगले दिन जब धूप निकली तो सभी को काफ़ी राहत मिली। जब ये प्लेन से बाहर आए तो इन्हें बर्फ़ की एक सफ़ेद चादर दिखाई दी, जिसके आसपास ना कोई घर, ना कोई जानवर और ना ही कोई पेड़ पौधे थे। सभी ने मिलके प्लेन से सारा सामान बाहर निकाला और घायलों की मदद की और पानी के लिए बर्फ़ पिघलाई। इसके बाद जो सामान काम का था उसे एक अलग बैग में रख लिया। इसके बाद मरे हुए लोगों की डेड बॉडी को सबने मिलके बर्फ़ में दफना दिया। जब सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल हुई तो इन लोगों ने थोड़ा आराम किया और थोड़ा खाना खाया। हालांकि सभी को पता था कि ये खाना उन्हें तब तक चलाना है जब तक कि उनके पास कोई मदद ना पहुंच जाए। अभी ये बात चल ही रही थी, तभी इनके ऊपर से एक प्लेन गुजरा और ये सभी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर अपनी मौजूदगी बयां करने लगे। लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि वो प्लेन काफ़ी ऊंचाई पर था। कुछ ही घंटों में रात होने लगी और सभी ने कुछ एक्स्ट्रा कपड़े पहने और प्लेन के अंदर छुप गए। प्लेन में रखे बैग्स को यूज़ करके उन्होंने सभी होल्स को ब्लॉक कर दिया। ये रात भी किसी तरह गुजर जाती है और अगली सुबह नैंडो नाम के एक आदमी को होश आता है, जो कि प्लेन क्रैश के बाद से ही बेहोश पड़ा था। नैंडो की हालत काफ़ी ख़राब थी, उसके दोनों पैर भी काफ़ी घायल थे। इसके बावजूद वो अपनी बहन के पास गया और उसे गले लगा लिया। नैंडो ने अपनी माँ के बारे में उन लोगों से पूछा, तब उसे पता चला कि उस हादसे में उसकी माँ मारी जा चुकी है। ये सुनकर उसे काफ़ी दुख लगा और वो अपने पिता के बारे में सोचने लगा। इन लोगों ने प्लेन के मलबे से एक एक्स का निशान बनाया ताकि किसी न किसी की नज़र उस पर पड़ जाए। तभी एक प्लेन वहाँ से गुजरता है। उसका ध्यान खींचने के लिए ये लोग ग्लास का यूज़ करने लगते हैं, लेकिन प्लेन वहाँ से चला गया। सभी को लगा कि शायद उस प्लेन ने इन्हें देख लिया है और इनकी मदद के लिए कोई ना कोई ज़रूर आएगा। इसी तरह एक रात और गुजर गई और इनकी मदद के लिए कोई नहीं आया। अगले दिन सभी ने डिस्कस किया कि इस जगह पर अपनी जान कैसे बचाएं। तभी इन्हें याद आया कि प्लेन के दूसरे हिस्से में कुछ बैटरीज़ हैं, जिसकी मदद से ये प्लेन के रेडियो को ऑन कर सकते हैं और मदद के लिए बाहर की दुनिया से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद लेदर और कांच की मदद से इन लोगों ने कुछ गॉगल्स बनाए और ग्रुप के 4 लोग बैटरीज को लेने निकल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने जब वापस पलट कर देखा तो उन्हें अपना प्लेन दिखा ही नहीं। तब उन्हें एहसास हुआ कि इतनी सारी बर्फ़ के बीच उनका प्लेन किसी को नहीं दिखेगा, इसलिए अब तक उनकी मदद के लिए कोई नहीं आ पाया। इससे पहले ये लोग आगे बढ़ते वहाँ जमी बर्फ़ खिसकने लगी और ये देखकर इन लोगों ने वापस लौटने का फ़ैसला किया। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और प्लेन में मौजूद सारा खाना ख़त्म हो जाता है। यह इलाका बर्फ़ से और भी ज़्यादा ढक चुका था और आसपास कुछ खाने को भी नहीं था।
इस वजह से ये लोग चट्टानों पर जमी काई तक को खाने लगे। तब नैंडो ने कहा कि अगर उसे जिंदा रहने के लिए अपने ही साथियों की डेड बॉडी को खाना पड़े तो वो ये भी करेगा। नैंडो की इस बात से सभी के बीच बहस होने लगी। कुछ लोग उसकी बात से सहमत थे और कुछ नहीं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए और वक्त के साथ साथ इन लोगों की भूख भी बढ़ने लगी। भूख मिटाने के लिए कुछ लोग अपने जूतों की लेस और सिगरेट तक को मजबूरी में खाने लगे। अगले ही दिन नैंडो की बीमार बहन भी भूख के कारण मारी गई। इन हालातों को देखने के बाद उन्हीं में से एक लड़का जिसका नाम कोको था, उसने अपने परिवार के लिए एक खत लिखा। वक्त गुजरता रहा और इन लोगों ने किसी तरह खुद को कई दिनों तक जिंदा रखा। इनकी भूख अब इतनी बढ़ गई थी कि ये लोग मौत के काफ़ी करीब आ चुके थे। आखिर में इन लोगों के पास अब कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए इन्होंने मरे हुए लोगों की डेड बॉडीज़ को खाने का फैसला किया। पहले 4 लोग बाहर आए और लाशों के टुकड़े करने लगे। ये सब देखकर कुछ लोगों ने भी अपना मन बदल दिया, लेकिन इतना सब होने के बाद भी 5 लोग ऐसे भी थे जिन्हें मरना पसंद था, ना कि दूसरे की डेड बॉडी को खाना। अगले दिन ये लोग लाशों को प्लेन से दूर ले जाकर खाने लगे ताकि दूसरे लोगों को तकलीफ ना हो। इसी दौरान एक आदमी को बर्फ़ में दबा एक बैग मिला जिसके अंदर एक रेडियो था। इन लोगों ने जुगाड़ की मदद से एक एंटीना बनाया और सिग्नल मिलने पर रेडियो पर एक न्यूज़ सुनी। न्यूज़ सुन के पता लगा कि सरकार ने इन्हें बचाने के लिए कई रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए थे और कई हवाई जहाज़ों की मदद से इन्हें ढूंढने की तलाश भी की। लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी जब इन लोगों की लोकेशन का पता नहीं चला तो सरकार ने इन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया। इस खबर को सुनकर सभी लोगों की उम्मीदें टूट गई और इनके जिंदा लौटने के सभी रास्ते अब बंद हो चुके थे। बचे हुए 5 लोगों में से 4 लोगों ने भी अब मरे हुए लोगों का मांस खाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जान गए थे कि अब उनकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। बाद में ग्रुप के 3 लोगों ने बैटरीज को लाने का फिर से एक प्लान बनाया ताकि वो रेडियो की मदद से दूसरे लोगों से कांटेक्ट कर सकें और उन्हें बता सकें कि वो अब भी जिंदा है। कुछ दूर चलने के बाद इन्हें प्लेन का एक हिस्सा मिला और एक पैसेंजर की लाश भी मिली जो क्रैश के दौरान बिछड़ गया था। उस लाश को वहीं बर्फ़ में दफनाकर ये लोग आगे बढ़ गए। मौसम बिगड़ने की वजह से इन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। रात होने के कारण तीनों ने एक चट्टान के पास ही रुकने का फैसला किया। जब सुबह हुई तो ये लोग बर्फ़ से ढक चुके थे। इनकी हालत काफ़ी ख़राब थी। इनमें से एक आदमी की आंखें तक जम गई थी और तीनों के हाथ और पैर लगभग जम ही चुके थे। तीनों की हालत इतनी ख़राब थी कि वो चल भी नहीं सकते थे, इसलिए प्लेन के एक बड़े हिस्से पर बैठकर वो लोग वापस आ जाते हैं। इन लोगों को खाली हाथ देखकर सभी को काफ़ी निराशा हुई और ये सब देखकर ग्रुप के आखिरी बचे आदमी ने भी मांस खाने का फैसला कर लिया। जैसे जैसे दिन गुजरने लगे मौसम और ज़्यादा बिगड़ता गया और एक दिन तेज़ हवा की वजह से काफ़ी सारी बर्फ़ प्लेन के अंदर घुस गई, जिसकी वजह से काफ़ी लोग बर्फ़ के अंदर दब जाते हैं। इस हादसे की वजह से सभी लोग काफ़ी डर जाते हैं। इसके बाद जो लोग बर्फ़ से बाहर थे उन्होंने दूसरों की मदद की और उन्हें बर्फ़ से बाहर निकाला। एक एक करके सभी लोग बर्फ़ से बाहर निकल आए, लेकिन एक औरत जो बर्फ़ में काफ़ी नीचे दबी हुई थी, दम घुटने की वजह से वो मारी गई। लेकिन जैसे ही ये लोग प्लेन से बाहर आए, एक ऐसा तूफ़ान आया जिसकी वजह से ये सभी लोग फिर से बर्फ़ में दब गए। इस हादसे की वजह से कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कुछ देर बाद एक आदमी ने बर्फ़ में सुराख बनाया ताकि ऑक्सीजन मिल सके। सभी उम्मीद कर रहे थे कि अब कोई और बर्फ़ का तूफ़ान ना आ जाए। कई घंटे बीत जाते हैं और इन्होंने खुद को संभाला और मरे हुए लोगों की लाश को एक कोने में रख दिया। 2 दिनों तक ये लोग ऐसे ही प्लेन में फंसे रहे। कुछ भी खाने को ना मिलने के कारण इन लोगों का भूख से बुरा हाल था और ज़िंदा रहने का अब सिर्फ एक ही तरीका था, प्लेन के अंदर पड़ी लाशों का मांस खाना। लेकिन ऐसा करना आसान नहीं था क्योंकि मरने वाले उन्हीं के परिवार के सदस्य थे। ये सब देखकर एक लड़के को गुस्सा आया और उसने प्लेन की खिड़की को लात मारना शुरू किया। कांच का एक टुकड़ा टूटकर उसके पैर में जा लगा, पर वो रुका नहीं। आखिरकार कड़ी मेहनत के बाद उसने खिड़की का कांच तोड़ दिया और सभी खिड़की के रास्ते वापस बाहर निकल आए। सभी जिंदा बाहर आकर काफ़ी खुश हो गए और फिर बर्फ़ को खोदकर प्लेन को बाहर निकालने लगे। इस दौरान उस लड़के ने नोटिस किया कि उसके पैर में जो कट लगा था उसमें अब कोई दर्द नहीं हो रहा था, क्योंकि बर्फ़ के कारण उसका पैर अब सुन्न पड़ गया था। हालांकि उसने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और बर्फ़ हटाने में अपने साथियों की मदद करता रहा। अब आसमान में सूरज निकला हुआ था, इसलिए उन्हें बर्फ़ हटाने में ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई और कुछ ही घंटों की मेहनत के बाद प्लेन बर्फ़ से बाहर भी आ गया। अब धूप काफ़ी अच्छी थी, इसलिए वो सभी प्लेन के पिछले हिस्से को ढूंढने के बारे में सोचने लगे, लेकिन इन्हें कोई आइडिया नहीं था कि वो बर्फीली रातों का सामना कैसे कर पाएंगे। इनके पास अब कोई और ऑप्शन भी नहीं था,
इसलिए सब ने कुछ दिनों का इंतज़ार और किया। इन सबको यहाँ फंसे महीने भर से ज़्यादा हो चुका था और अब गर्मी आने वाली थी। इस दौरान जो लोग पहले प्लेन के हिस्से की खोज में गए थे उनकी हालत अब भी काफ़ी ख़राब थी। उनमें से एक आदमी जिसने अपनी फैमिली के लिए लेटर लिखा था, उसके फेफड़ों में पानी भर चुका था। सबने उसे बचाने की काफ़ी कोशिश भी की, पर वो आदमी मारा गया। बाद में उसकी बॉडी को सबने उस खत के साथ वहीं दफना दिया। उसकी मौत के बाद सबने मिलकर फैसला किया और 4 लोगों के ग्रुप ने प्लेन को ढूंढने का प्लान बनाया। इन सब ने कुछ एक्स्ट्रा कपड़े पहने और प्लेन को ढूंढने निकल पड़े। ये सभी कई मील दूर आ चुके थे। उनमें से एक लड़का जिसका नाम नूमा था, वो अचानक ज़मीन पर गिर पड़ा। ये वही लड़का था जिसके पैर में प्लेन के कांच से कट लग गया था। उसके पैर के कट में अब इन्फेक्शन हो चुका था। सभी ने उसे वापस लौट जाने को कहा और नूमा उनकी बात मान जाता है और अपने साथियों के पास वापस लौट जाता है। अब बचे 3 लोग आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। नूमा अपने साथियों के पास लौटा, पर तब तक उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। उसने थोड़ा आराम किया और जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि उसके साथी प्लेन के पास से बर्फ़ हटा रहे थे। नूमा अपने साथियों की मदद करना चाहता था, पर उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। अब अगले दिन वो तीनों भी वापस लौट आए। उन्हें प्लेन का पिछला हिस्सा मिल गया था। उन तीनों को बैटरीज के अलावा वहाँ से काफ़ी सारा सामान मिला, जैसे कि कपड़े, रम की बॉटल्स और सिगरेट्स। इन्होंने तुरंत ही बैटरीज को प्लेन के रेडियो में लगाया और बाहरी दुनिया से कांटेक्ट करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन सामने से कोई भी रिस्पॉन्स ना मिलने के कारण ये सभी काफ़ी निराश हो गए। कुछ दिनों के बाद नूमा की तबीयत काफ़ी बिगड़ गई थी और उसके पैर का इन्फेक्शन अब उसकी पूरी बॉडी में फैल चुका था। उस प्लेन से मिला खाना भी अब ख़त्म हो चुका था, इसलिए मजबूरन उन सबको फिर से मांस खाना पड़ा। लेकिन नूमा ने खाना और पीना बंद कर दिया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए खाना बच सके, क्योंकि नूमा जानता था कि अब उसका बचना मुमकिन नहीं। अगले दिन ग्रुप के कुछ लोग पिछले हिस्से की तरफ वापस गए, इस उम्मीद में कि शायद वहाँ उन्हें कुछ काम का सामान मिल जाए। और इस बार इनकी किस्मत ने साथ दिया। इन्हें एक ऐसा कपड़ा मिला जो कि वाटरप्रूफ था, जिसकी मदद से सभी ने अपने लिए स्लीपिंग बैग्स बना लिए। इस पूरी घटना में अब तक 58 दिन बीत चुके थे और अगले ही दिन इन सभी ने रेडियो पर एक खबर सुनी कि सरकार क्रैश में बचे लोगों को ढूंढने के लिए एक आखिरी कोशिश करने वाली है। इस खबर को सुनते ही सब काफ़ी खुश हो गए। कुछ लोगों का कहना था कि हमें यहीं रुकना चाहिए और उनका इंतज़ार करना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि अगर वो प्लेन के पास रुके तो उन्हें कोई देख नहीं पाएगा। उसी रात नूमा की तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई। उसने अपने साथियों से कहा कि अगर वो मर जाता है तो उसकी बॉडी को खाकर वो लोग जिंदा रहें। अगले दिन जब सूरज निकला तो नूमा सच में मर चुका था। उसकी बॉडी के पास एक लेटर मिला जिसमें लिखा था कि वो खुश है कि जब उसकी मौत होगी तो वो अपने दोस्तों के पास होगा और इससे अच्छी मौत उसे नहीं मिल सकती। नूमा का ये लेटर पढ़कर सभी के अंदर काफ़ी हिम्मत आ गई और ग्रुप के 3 लोग मदद की तलाश में निकल पड़े। इन तीनों का नाम रोबर्टो, टिंटिन और नैंडो था। कुछ ज़रूरी सामान और खाना लेकर ये लोग निकल पड़े। तीनों ने ठान लिया था कि हर हाल में इन पहाड़ों को पार करके रहेंगे और पास के शहर तक पहुंचकर इन सभी के लिए मदद लेकर आएंगे। ये तीनों बिना रुके आगे बढ़ते रहे और जब रात हुई तो स्लीपिंग बैग के अंदर सो गए। अगली सुबह इन्होंने फिर से अपना सफ़र शुरू किया और पहाड़ की एक चोटी पर जा पहुँचे। जब ये ऊपर पहुँचे तो वहाँ का नज़ारा देखकर हैरान रह गए। इन्हें पहाड़ों के अलावा वहाँ कुछ नहीं दिखा। तीनों ने सोचा कि वापस प्लेन की ओर लौट जाना चाहिए, क्योंकि इनके पास अब ज़्यादा खाना नहीं बचा था। उनमें से एक साथी अपना खाना उन्हें देकर वापस लौट गया ताकि वो दोनों आगे बढ़ सकें। सफ़र काफ़ी लंबा और चुनौतियों से भरा था, फिर भी दोनों ने हार नहीं मानी और आगे बढ़ते गए और आखिर 10 दिनों तक लगातार चलने के बाद इनकी मेहनत रंग लाई। ये दोनों एक ऐसे इलाके में पहुँचे जहाँ पर बर्फ़ काफ़ी कम थी। दोनों को साफ़ पानी की एक नदी भी मिली जहाँ रुककर इन्होंने काफ़ी सारा पानी पिया। लेकिन अब कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी इन दोनों को कोई उम्मीद नहीं थी। इन दोनों को घोड़े पर सवार एक आदमी मिला जो नदी के दूसरी तरफ था। इस आदमी को देखकर दोनों काफ़ी खुश हो गए। दोनों ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर उस आदमी से मदद भी मांगी, पर बहती नदी के शोर के कारण वो आदमी इन दोनों की बात नहीं सुन पा रहा था। उस आदमी ने एक कागज़ नदी के दूसरी तरफ फेंका और इन दोनों ने उस कागज़ पर लिखा कि उन्हें मदद की ज़रूरत है और उनका प्लेन क्रैश हो चुका है। ये पढ़कर तुरंत उस आदमी ने सरकार को सूचित किया और खबर मिलते ही सरकार ने इन सभी लोगों को बचाने के लिए एक मिशन चालू कर दिया। ये आदमी उन दोनों को अपने साथ अपने घर ले गया, जहाँ पर उसने इन्हें खाना खिलाया। ये खबर पूरे शहर में फैल गई थी और जल्द ही यहाँ न्यूज़ रिपोर्टर्स भी आ गए थे।
पहाड़ पर फंसे लोगों ने यह खबर अपने रेडियो पर सुनी और सभी खुशी के मारे उछलने लगे। इसके बाद सभी ने वहाँ से निकलने की तैयारी कर ली। जल्द ही रेस्क्यू टीम उन दोनों के साथ प्लेन की लोकेशन पर पहुंची और आखिरकार 72 दिनों के बाद सभी को बचा लिया गया। इसके बाद सभी लोगों को शहर ले जाया गया और उनका इलाज किया। इस प्लेन में कुल 45 लोग सवार थे, जिनमें से सिर्फ 16 लोगों की जान बच पाई और ये उन 16 लोगों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। दोस्तों, ये सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी थी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में।